हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन का जो पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब हम लोग जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। अब जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में हम लोगों को 2 से 3 प्रकार की साइकिल्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट साइकिल इज द C3 साइकिल, second one is the C4 cycle and third one is the CAM, CAM। तो यहाँ पर C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल क्या होती है और CAM क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डार्क रिएक्शन। इसी डार्क रिएक्शन को बोला जाता है केल्विन साइकिल। मतलब अंडर द हेडिंग डार्क रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है हमारी केल्विन साइकिल, विच इज ऑल्सो नोन एज C3 cycle, which is also known as the C3 cycle. So why it is called as the Kelvin cycle and the C3 cycle? Kelvin cycle or the Kelvin reaction is due to the name of scientist. मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे, जिस साइंटिस्ट ने कोलेरा नाम का जो भी एक हमारा अलगी था, इस अलगी पे स्टडी करके उन्होंने केल्विन साइकिल के बारे में हम लोगों को बताया कि केल्विन साइकिल क्या होती है, केल्विन साइकिल कैसे चलती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। इन सारी चीजों का जो रिसर्च था वो किया था कोलेरा पे बाय मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट। नाउ ये जो साइकिल होती है, जो भी डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? जब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। कौन सी? ये कि जो भी लाइट रिएक्शन होती है वो हमेशा हम लोगों को मिलेगी इन ग्रेना, और जो भी डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन हम लोग हमेशा देखेंगे इन द स्ट्रोमा। तो अब ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना में जो लाइट रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है? विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड वाटर। ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है। तो ये ग्रेना का स्ट्रक्चर है। इस ग्रेना के स्ट्रक्चर में हम लोगों को दिख रही है कि मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट रिएक्शन। तो जैसे हम लोगों को पता है लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्रेना विद द हेल्प ऑफ लाइट। मतलब कौन सी लाइट? सनलाइट एंड द वाटर मॉलिक्यूल। जब सनलाइट और वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, कैप्चर करता है हमारा ग्रेना, और यही ग्रेना उसको कैप्चर करके लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करता है, और उसके बाद हम लोगों को उसमें से क्या मिलता है? इन्वायरमेंट में उसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड NADPH मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो ये जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई हमारी पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन। अब ये तो हुई हमारी ग्रेना में। तो अब बाकी का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इसी स्ट्रोमा में हमारी होती है डार्क रिएक्शन। तो ये जो डार्क रिएक्शन है, दिस डार्क रिएक्शन इज ऑलवेज ऑकर इन अ स्ट्रोमा। तो जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन को लगने वाली मैकेनिकल सामग्री क्या है? तो डार्क रिएक्शन में हम लोगों को लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमारा CO2 मॉलिक्यूल। अब ये CO2 मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा? ये CO2 मॉलिक्यूल हम लोगों को मिलता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा में प्रेजेंट जो भी एंजाइम्स रहेंगे उसको वो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी, एंड ड्यूरिंग दिस डार्क रिएक्शन वी गेट द बाय प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट द ग्लूकोज, और वी कैन से द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो हमारी डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा? इस डार्क रिएक्शन में हम लोगों को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इनडायरेक्टली हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फ्रॉम द डार्क रिएक्शन। लेकिन इस डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस डार्क रिएक्शन को भी लगेगी एनर्जी। तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उसको मिलती है फ्रॉम द लाइट रिएक्शन
लाइट रिएक्शन में जो भी एटीपी मॉलिक्यूल था, जो भी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल था और जो भी NADPH मॉलिक्यूल था, इन्हीं मॉलिक्यूल की हेल्प से डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है और ये होंगे हमारे स्ट्रोमा में। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को उसमें मिलते हैं, कैसे साइकिल वो रन करती है और उसमें कितने फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले डार्क रिएक्शन अंडरगोज द 3 phases. First one is carboxylation, second one is reduction, and the last one is regeneration. What is meant by carboxylation? Carboxylation is the process in which the carbon dioxide molecule is absorbed by the RUBP molecule, मतलब RUBP मॉलिक्यूल मतलब हमारा राइबोलोज बाइफॉस्फेट। यही राइबोलोज बाइफॉस्फेट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पास लेगा और उसमें से हमारा दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सेकेंड रिएक्शन रहेगी रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, यहाँ पर एनर्जी हो रिड्यूस होगी, मतलब जो भी यहाँ पर हम लोगों को एनर्जी लगने वाली है जो कौन से फॉर्म में रहेगी, एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी कहाँ से आया, ये एटीपी आया हमारे लाइट रिएक्शन से। तो इसी एटीपी को ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी और फॉर्म करेगी एडीपी मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और जो लास्ट फेज रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। अगर यहाँ से RUBP का मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है तो क्या ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, नहीं। तो इसको हम लोगों को मेंटेन करना है, इसका जो भी प्रपोर्शन है उसको हम लोगों को उसी तरह से रखना है। तो इसके लिए हम लोगों को उसको रीजनरेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो भी रीजनरेशन होगा, ये रीजनरेशन किसकी वजह से होगा, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मतलब 3-PGAL इज द मॉलिक्यूल विच रीजनरेट द RUBP। तो ये हुई हमारी 3 फेजेस, 3 फेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। अब ये साइकिल किस तरह से परफॉर्म होती है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर RUBP हम लोगों को दिख रहा है, मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज 5 कार्बन कंपाउंड। मतलब ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5। ये है हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल। इन 5 कार्बन मॉलिक्यूल से कौन बना, RUBP बना। तो RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये RUBP क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है, मतलब एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड भी कैप्चर करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस RUBP में जो भी हमारे 5 मॉलिक्यूल थे इसमें ये वाला एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे मिला 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड। तो ये जो हमारा 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है, ये 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड मिलता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पर जो हमारा 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड रिड्यूस्ड होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये कंपाउंड यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, रूबिस्को। रूबिस्को मतलब क्या, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। CO के मतलब से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में इसका काम रहेगा। तो यहाँ पर जो 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड था, उस मॉलिक्यूल को कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोगों को कौन सा एंजाइम लगेगा, यहाँ पर रूबिस्को। यह रूबिस्को एंजाइम इस 6 कंपाउंड मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा और इसको 3-3 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करेगा, तब जाके हम लोगों को मिलता है नेक्स्ट कंपाउंड विच इज 3-PGA मॉलिक्यूल। ये 3-PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3-PGA। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि इसने क्या किया था, 6 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक किया था। तो हम लोगों को क्या मिला, 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल मिला। अब
3 + 3 6, मतलब यहाँ पर जो 6 कार्बन कंपाउंड था उसने कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बनाए? उसने बनाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 3 ये, और दूसरा फिर से 3 और 3 मिला के बनेगा 6, तो बनेगा हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल। देन यहाँ पर होती है हमारी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिक्सेशन हुआ, उसने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया। इस 6 कार्बन कंपाउंड पे रुबिस्को ने एक्ट किया, इसको ब्रेक डाउन किया और क्या फॉर्म किया? 3 कार्बन कंपाउंड विच इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, एंड फ्रॉम दीज 3 कार्बन कंपाउंड इसका नाम आया है C3 साइकिल। मतलब ये फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड का स्टेबल कंपाउंड था, इसलिए हमने बोला उसको C3 साइकिल। नाउ फॉस्फोग्लिसरिक 3PGA बन गया। अब 3PGA जब कन्वर्ट होता है इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तब ये रिड्यूस करता है एनर्जी, एंड इन दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कन्वर्ट इनटू द ADP, और इसमें से कौन निकलेगा बाहर? ADP निकला, मतलब एक जो भी हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो कम हुआ, तो यहाँ पे फिर से क्या निकलेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अब क्या फॉर्म हुआ? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ ड्यूरिंग द step of bisphosphoglyceric acid get convert into the 3-phosphoglyceraldehyde. During this phase there is the process of reduction is occur. तो इस प्रोसेस में रिडक्शन किस चीज का हो रहा है? जो भी हम लोगों को लाइट रिएक्शन में से ये वाला कंपाउंड मिला था NADPH, ये NADPH जो है वो रिडक्शन करेगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा? NADP प्लस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का, विच इज नथिंग बट द NADPH मॉलिक्यूल, और इसमें से भी क्या निकलेगा? फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इस फेज में क्या होता है? इस फेज में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन होते जा रहा है, ATP से ADP का फॉर्मेशन होना, देन NADPH मॉलिक्यूल से NADP का फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है हमारा रिडक्शन। तो इस फेज में रिडक्शन होते हुए दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल। नेक्स्ट, अब जो है हमारा कंपाउंड बन गया कौन सा? 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो है ये भी 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसी को बोला जाता है ट्रायोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब यही 3PGAl मतलब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा? रुबिस्को का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर रुबिस्को ही वहां पर नहीं रहा, अगर वहां पे RUBP ही नहीं रहा, तो क्या वहां पर हमारी साइकिल कंटिन्यू चलेगी? नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को RUBP जो मॉलिक्यूल है, इस RUBP को क्या करना है? रीजनरेट करना है। तो उसको रीजनरेशन करने का काम कौन करेगा? ये 3PGAl करेगा। नाउ दिस 3PGAl undergoes various changes and it regenerates the RUBP molecule which undergoes carboxylation and further process will be start. अब जब इसका एक मॉलिक्यूल बनाता है रीजनरेशन की प्रोसेस, तभी उसके इसमें एक दूसरी प्रोसेस होती है जो जाती है हमारे ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लाइकोलिसिस सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसको हमने बोला ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे में आएगी हमारी ग्लाइकोलिसिस, जिससे हम लोगों को मिलेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब हम लोगों को एक ही कार्बन हम लोगों को एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज को अगर फॉर्म करना है तो कितने मॉलिक्यूल्स है उसमें? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल जब हम लोग 6 बार रिपीट करेंगे
तब जाके हम लोगों को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और हम लोगों को सिर्फ एट ए टाइम हम लोग सिर्फ एक ही कार्बन मॉलिक्यूल को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन 6 टाइम परफॉर्म होगी तब जाके हम लोगों को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टू कंटिन्यू और टू प्रोड्यूस द ग्लाइकोलिसिस और टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी हैव टू रिपीट द केल्विन साइकिल 6 टाइम्स, तब जाके हम लोगों को ये वाला कंपाउंड मिलेगा। तो फिर से ये उसी तरह से बनेगी, कैसे? RUBP है, RUBP जाके क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन करेगा। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद उसको 3PGA का कंपाउंड मिलेगा। 3PGA मिलने के बाद यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ATP मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा। देन फ्रॉम द 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड वहां पर रिडक्शन होगा NADP का, फिर वो फॉर्म करेगा 3PGAL molecule, and after 3PGAL molecule it undergoes the regeneration process and it forms the RUBP. In this way, this cycle of Calvin is continuous 6 times to form the glycolysis or to form the glucose molecule. So in this way we completed here the Calvin cycle. In the next lecture we will see the next topic. Okay, thank you.